या उससे संबंधित है। तो देखिए, कोर्ट के अंदर हुई किसी प्रोसीडिंग्स पर बाहर कमेंट करना हमारे एथिक्स में नहीं आता है। लेकिन अगर आप मुझसे जनरलाइज सवाल करेंगे जो कि आरटीआई से जुड़ा हुआ हो, तो मैं जरूर इसमें उत्तर देना चाहूंगा। जितना भी घटनाक्रम अभी की वीडियो में घटित हुआ, उसमें कुछ बातें सामने आई, जिसमें कि एक वकील साहब ने आरटीआई आवेदन दिया और उसमें भिन्न भिन्न प्रकार की जानकारी मांगी, जो कि मूलतः अधिनियम के हिसाब से पहले से ही पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए थी, या वो किसी इंस्पेक्शन वो करना चाहते थे वो कर सकते थे। सवाल यहाँ ये उठता है, क्या उन्होंने आवेदन वकील की हैसियत से लगाया था या आम आदमी की हैसियत से लगाया था? तो कोई भी व्यक्ति अपने सिटीजन्स के रूप में मिले हुए राइट्स को अवेल करता है जब आरटीआई लगाता है, तो किसी वकील के रूप में नहीं लगाता। जहां तक वकील के एथिक्स की बात है, जहां कोड ऑफ कंडक्ट की बात है, वो उस समय लागू होता है जब हम किसी क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं या किसी किसी मुकदमे में पैरवी कर रहे होते हैं। तो उसके प्रति कुछ जिम्मेदारी हमारी होती है, और एक इंस्टीट्यूशन का पार्ट है, हम न्यायपालिका का पार्ट है, तो उनके प्रति हमारी जिम्मेदारियां होती हैं। वो सभी जिम्मेदारियां उस मुकदमे से संबंधित होती हैं जिस मुकदमे में हम पैरवी कर रहे होते हैं या जिसका हिस्सा होते हैं। लेकिन जहां पर हम खुद एक आम आदमी हैं, जहां पर हमने आरटीआई का आवेदन एक आम आदमी की हैसियत से दिया गया है, वहां पर हमारे प्रोफेशन के कोड ऑफ और कंडक्ट लागू नहीं होते हैं जब तक कि हमने सारे संवैधानिक अधिकारों के दायरे में काम किया है। हमने किसी गैर कानूनी काम नहीं किया है, कोई गैर कानूनी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। इसके अलावा अधिनियम में कहीं भी ये अपेक्षा नहीं की जा सकती कि आप किसी से उस जानकारी को मांगने का कारण पूछें, या फिर उस आदमी की हैसियत पूछें कि आप किस हैसियत से ये सब जानना चाह रहे हैं। साथ ही हम आज पिछले 150-200 साल तक जाए तो आजादी की लड़ाई से लेकर अभी तक बड़े बड़े जो आंदोलन हुए हैं पारदर्शिता को लेकर के, और विभिन्न गलत कानूनों को लेकर के और दमनकारी नीतियों को लेकर के, तो इनमें वकील जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहे हैं। क्योंकि वकील इस समाज का एक जागरूक व्यक्तित्व के रूप में जाना जाता है। तो उसका दायित्व जितना न्यायालय के प्रति है, जितना मुकदमों के प्रति है, उतना सोसाइटी के प्रति है कि एक जागरूक नागरिक होने के नाते यदि वो किसी प्रकार का सोसाइटी में अनलॉफुल चीज देखता है या फिर वो गलत चीजें देखता है, तो उनको उजागर करना भी उसके एक दायित्व में आता है, एक आम आदमी के रूप में आता है, एक जागरूक व्यक्ति के रूप में उसके कर्तव्यों में आता है। तो मेरा जहां तक मानना है कि वकील साहब को जब उन्होंने कोर्ट को बताया कि मैं एक एडवोकेट हूँ प्रोफेशन से, तो वो उस केस की मेरिट नहीं थी, उस केस में उन्हें अपने आप को एक आम आदमी ही बताना था। और साथ में उन्हें ये बताना था कि मैं उस स्थानीय निकाय का टैक्स पेयर हूँ, और उस साथ में सिटीजन ऑफ इंडिया हूँ, मुझे ये राइट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिला है, और मेरा केस मेरिट पे सुना जाना चाहिए था। और यदि मेरिट पे सुना जाता वो मुकदमा एक आम आदमी की हैसियत से, तो किन्हीं भी परिस्थितियों में ये विड्रॉ करने की स्थिति नहीं आती। चूंकि मैं न्यायालय के संबंध में टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ, मैं अपने उससे बंधा हुआ हूँ, इसलिए मैं सिर्फ यही कह सकता हूँ कि वो एक आम व्यक्ति के रूप में जानकारी मांग सकते थे, और इसमें कहीं भी उनकी कोई त्रुटि नहीं थी। जी धन्यवाद। लेकिन यहाँ पर एक चीज और भी आई है विशाल जी, आपने देखा होगा कि जज महोदया, जस्टिस महोदया ने ये भी कहा कि आपको किसी को अपने एफिडेविट नहीं देना चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए। तो ये कौन से कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, वकीलों को क्या नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा सा बताइए इस बाकी बारे में। हमारे लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया हमारी मातृ संस्था है, जो हमारे लिए एथिक्स और कंडक्ट तैयार करती है। उसके हिसाब से जब हम किसी मुकदमे को अपने हाथ में लेते हैं, किसी व्यक्ति को रिप्रेजेंट करना शुरू करते हैं, तो उसके साथ ही कुछ प्रोफेशनल अनुशासन हमारे साथ लागू हो जाता है। जैसे कि जिस पक्षकार की हम पैरवी कर रहे हैं उसके सभी निर्देशों का पालन करना, उसे किसी प्रकार की गलत अगर वो कुछ कर रहा है, कुछ इनलीगल मैनर तरीके से अगर कुछ काम करवाना चाहता है, तो हमें उसको रिप्रेजेंट नहीं करना। इसके अलावा उसका जो विरोधी पक्षकार है उनको इन्फ्लुएंस ना करना। इसके अलावा कोर्ट को पर्सनली इन्फ्लुएंस ना करना। किसी मुकदमे में फेवरेबल ऑर्डर लेने के लिए कोई अन्य ऐसी युक्ति उपयोग ना करना जो कि कानूनन नहीं है। ये सारे हमारे एथिक्स के दायरे में आता है। रही बात एफिडेविट की और इन सब की, जहां तक बात है, तो एफिडेविट का कोई ऐसा रूल मेरी जानकारी में तो नहीं है जो ये बता पाए कि हम शपथ नहीं दे सकते। हम जब भी किसी मुकदमे में पैरवी करते हैं तो हम सिर्फ प्लीडिंग साइन करते हैं। साइन तो एफिडेविट में वैसे भी हमारे मुवक्किल करते हैं, और वकील का सिर्फ मुवक्किल से मिले हुई जानकारियों को प्लीडिंग के रूप में कन्वर्ट करके माननीय न्यायालय तक पहुंचाना और उसको न्याय दिलाना, यही हमारे कर्तव्यों में आता है। और जितनी भी हमारा अनुशासन है वो उस न्यायालय की गरिमा को बनाए रखने के लिए है, न्याय की संवेदनशीलता को बनाए रखने के लिए है, और इन चीजों को किसी और तरीके से प्रभावित ना किया जा सके, इसलिए इस अनुशासन का पालन हम सभी को करना होता है।
जी धन्यवाद, जुड़े रहिएगा विशाल जी। हमारे बीच में शैलेश सर भी जुड़े हुए हैं, राहुल सर जुड़े हुए हैं। तो हम सबसे पहले शैलेश सर को ही इस विषय पर आमंत्रित करेंगे कि वो अपने विचार रखें। शैलेश सर। नमस्कार सबको। सर नमस्कार। मेरे हिसाब से एक बहुत डिस्टर्बिंग चीज एक कोर्ट के केस में देखी मैंने। फंडामेंटल राइट्स की एप्रिसिएशन ही नहीं है। फंडामेंटल राइट्स क्या है? कल को बाबा अगर के कस्तरी ले दूध पका दो। सूचना आप लोग अगर सूचना मांगने के लिए अगर कारण बताना पड़ेगा तो बोलने के लिए कारण मांगेगा, लिखने के लिए कारण मांगेंगे, जीने के लिए कारण मांगेंगे। दीज आर माई फंडामेंटल राइट्स। ये मेरे मौलिक अधिकार है जिसके लिए मुझे कोई कंफर्मेशन की जरूरत नहीं है, मुझे कोई देने की जरूरत नहीं है। और इस केस में वो अलग अलग चीज मांगी थी वो छोड़ दें, मगर वो वकील कहने की कोशिश कर रहा था कि भाई मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि इंस्पेक्शन मुझे क्यों नहीं मिले। उसका कोई टेक्निकल कारण दिए बिना जता दिया गया उसको। और ये ट्रेंड कोर्ट्स में बहुत कॉमन हो गया है कि आदित्य बंदोपाध्याय से शुरू हुआ था केस से, जहां पे बिना किसी कारण, बिना किसी वजह कोर्ट ने ये कह दिया कि आरटीआई शुड नॉट बी अलाउड टू डैमेज द पीस हार्मनी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। इतनी बड़ी गाली एक फंडामेंटल राइट को दे दी थी। और अनफॉर्चुनेटली भारत के समाज ने कुछ कहा नहीं, सबने ले लिया। और वही चीज सब पूरे देश में घूम रही है। आरटीआई मिसयूज, अरे मिसयूज काहे का? हाँ, एक एक्सेप्शन इसमें मैं कहूँ जो सिर्फ मिसयूज में मानता हूँ, कुछ लोग 100 200 500 आरटीआई लगा देते हैं किसी को ओवरवेल करने को, वो गलत है। बट वो तो किसी भी चीज में हो सकता है। फंडामेंटल राइट्स आर इक्विवेलेंट टू माय ह्यूमन राइट्स। मैं आज भी इंसान बन के जन्मा हूं, इसके लिए मेरे सर्टेन ह्यूमन राइट्स हैं, चाहे इनहेरेंट टू बीइंग अ ह्यूमन बीइंग। उसको आप नहीं खारिज कर सकते हो। इस केस में मुझे ये लगा कि ये फंडामेंटल राइट की एप्रिसिएशन ही नहीं थी कि फंडामेंटल राइट है, इसको आप नहीं छेड़ सकते हो। पार्लियामेंट का कानून भी कहता है, और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ही अगर हम समझते हैं तो फंडामेंटल राइट आप कैसे वायलेट कर सकते हो? विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। एंड आई थिंक अच्छा है कि हम लोग इसके डिस्कस कर रहे हैं। इस डिस्कशन में ये होना चाहिए, ये फंडामेंटल राइट है। और अगर हम इसको कबूल करते हैं कि ये सही है, तो फिर बोलने का अधिकार भी आपको तब मिलेगा जब आप कारण देंगे। शिवानंद जी, आपको ये वेबिनार रखना है तो पहले कारण बताइए किसी सरकारी अफसर से कि क्यों वेबिनार रखना है, क्यों बोलना है आपको। आर्टिकल लिखना है अखबारों में तो पहले बताइए क्यों आपको आर्टिकल लिखना है। लॉयर हो कोई भी हो, सिटीजन के तौर पे उसने आरटीआई किया और उसका वो अधिकार है। दैट इज ऑल आई वुड से, एंड आई एम वेरी वेरी सैड बाय दिस। बिल्कुल सर, सही बात है कि मतलब कारण बताना तो फिर हर चीज में हमें कारण बताना पड़ेगा, जैसा आप कह रहे हैं कि मतलब ये तो फिर एक तरह से ट्रेंड हो जाएगा और डिनायल का एक पूरी तरह से एक बेस बन जाएगा। है, अब बन ही गया है। मतलब आज तो आप देख लीजिए कि कोई भी आरटीआई में हमें नहीं लगता कि बिना अपील के पहले कोई निराकरण हो रहा है। तो मतलब कुछ भी पीआईओ तो ट्रेंड ही नहीं होते हैं, उनको तो पता भी नहीं होता कि क्या लिखना है, हमें क्या जवाब देना है। वो सिंपल सा ये जानते हैं कि आपको जानकारी नहीं देना है तो वो कुछ भी लिख देते हैं। पर कोर्ट स्तर से इस तरह से बोला जाना निश्चित तौर पर चिंताजनक है। हमारे बीच में माननीय राहुल सिंह सर हैं, तो हम उनको इनवाइट करेंगे कि सर आप इस विषय पर कुछ अपने विचार रखना चाहें तो। राहुल सिंह सर। सर उनका किसी कारण से शायद लेफ्ट हो गया है, थोड़ी देर में ज्वाइन हो जाएंगे वो। अच्छा ठीक है। टेक्निकल इशू। ठीक है, कोई बात नहीं, अपन डिस्कशन आगे आगे बढ़ाएंगे। हमारे बीच में राज तिवारी जी हैं। राज तिवारी जी, आप क्या इस विषय पर क्या आप कहना चाह रहे हैं? कुछ आपका कहना है इस विषय पर? जी जी, सभी को नमस्कार। सर मैं कुछ अभी इस वीडियो को कुछ मैंने अपने साथी जो वकील थे उनको दिखाया। मैंने उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे, तो वो भी थोड़े नाराज थे।
कि भैया आप कैसे किसी को मना कर सकते हो। कल को तो आप जानकारी के लिए फिर संसद में और विधानसभा में मना कर दोगे, यही बोल दोगे प्लीज माइंड योर प्रोफेशन। क्योंकि ये जानकारी तो सबको प्रदान होनी चाहिए और मिलनी भी चाहिए। मान के चलो कोई आम आदमी है सर, मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब उनको ये बोला कि आप तो अपने काम से काम रखो, वकील का काम तो केस ही लड़ना है ना। केस ऐसा नहीं कि सिर्फ केस ही लड़ना है, वो अपने एविडेंस भी तो इकट्ठा करते हैं वकील। मान के चलो किसी ने आरटीआई से अपने एविडेंस के लिए कागज निकाले हैं, अब उसको कागज नहीं मिले, डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले किसी भी वकील को या किसी भी आम आदमी को, तो आगे तो केस ही नहीं लड़ पाएगा वो। केस लड़ेगा तो हार जाएगा किसी कोर्ट में जाके वो। तो मेन बेसिक तो चीज यही है कि जब तक जानकारी सूचना डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेंगे तो आगे कैसे केस लड़ेगा वो। इसका मतलब तो यही है कि भैया आप तो अगर सिर्फ हारने के लिए कोर्ट में आओ, जीतना तो पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट ही नहीं मिलेंगे, आपको जानकारी नहीं मिलेगी किसी भी उसकी। तो फिर तो घर ही बैठ जाओ सब, इसका तो कोई सेंस निकलता नहीं। वकील भी हमारे यहाँ पे कुछ नाराज थे, उन्होंने भी कुछ टिप्पणियां की इस बात को लेके। अभी विशाल जी ने भी बताया, मैंने उसी के लिए बोला सर कि कोई एप्लीकेंट है, मेरे जैसा ही एप्लीकेंट है, थोड़ा जागरूक होना चाहता है, टाइम नहीं है तो वकील ही करेगा ना कोई अपना, कि साहब ये जानकारी मेरे को निकलवा के दो आप। कोई आम नागरिक है, उसको जानकारी की मतलब अभाव है, मतलब नहीं आता उसको लगाना, तो वकील को ही बोलेगा आप साहब पैसे ले लो, आप अपनी फीस ले लो और मेरे डॉक्यूमेंट्स निकलवा दो, मेरे कागज निकलवा दो। वकील साहब गए कोर्ट में, कोर्ट ने बोल दिया माइंड योर बिजनेस माइंड योर प्रोफेशन। तो यही तो प्रोफेशन है उनका, जागरूक करना और समाज को न्याय के लिए लेके आना, यही तो प्रोफेशन है वकील का, और कौन सा प्रोफेशन है उनका। तो इस तरह की घटनाओं से दुखी तो है लोग, बाकी कार्यकर्ता भी दुखी है सभी। तो क्या ये मिसयूज कैसे हो सकता है सर? जो जज साहब है उन्होंने भी तो आरटीआई का कानून पढ़ा है ना, कैसे मिसयूज बोल सकते हैं कि आप इसका मिसयूज कर रहे हैं? पहले यूज तो हो जाने तो उसका। ऐसे तो बहुत सारे ऐसे कानून हैं जो मिसयूज हो रहे हैं, उनके ऊपर तो कोई टिप्पणी कर नहीं रहा। तो मिसयूज कैसे हुआ ये तो जज साहब ने बताया नहीं उनको कि आप ऐसे मिसयूज कर रहे हैं उनको। आपने कभी पॉइंट आउट नहीं किया ना कि आपने जो आरटीए का जो जानकारी मांगी है, आप इसका कैसे मिसयूज करोगे? सर जानकारी मिलने के बाद ही तो मिसयूज हो सकता है उसका, जब जानकारी नहीं मिली तो मिसयूज कैसे कर सकते हैं उसका? तो ये पहले से ही मतलब इतना उन्होंने ज्ञान भर लिया कि नहीं साहब आप तो मिसयूज करोगे या कुछ भी होगा। तो सर कुछ बातें ऐसी हैं कि जानकारी मिली नहीं, उससे पहले ही बोल दिया आपने नहीं आप तो ये मिसयूज करोगे। मिसयूज करने के लिए पहले जानकारी तो पास में होनी चाहिए, अपने पास में कुछ एविडेंस इकट्ठे हों, कुछ डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे हों। अगर उनका कहीं दूसरी जगह पर उपयोग कर रहे हैं, मिसयूज कर रहे हैं, तब तो समझ में आता है। तो ये सर एक बहुत ही मतलब एक और निर्णय ऐसा मिसयूज, है वीडियो और से सब। और और सबसे बड़ी बात यह है, बिल्कुल सही बात आप राष्ट्रीय तिवारी जी आपने कही है। सबसे बड़ी बात यही है कि मिसयूज करने की जो आपने बात करी, तो मिसयूज जब इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई तो मिसयूज का कैसे वो एग्जांपल हो गया, तो ये सबसे मतलब यहाँ पे काफी चिंताजनक हो गया। और दूसरी बात, सेक्शन 4 की शुरुआत होती है शुरू से, कि मतलब बहुत सारी ये जानकारी तो ऑलरेडी सेक्शन 4(1)(b) में ऑलरेडी है ही है, ये पब्लिक होना चाहिए। तो ये पब्लिक क्यों नहीं हो रही है? यदि ये पब्लिक हो जाती तो आज ये स्थिति नहीं होती। तो हमें लगता है कि कोर्ट को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, सभी कोर्ट्स को, हम किसी जज की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसी बातें आती रहती हैं विभिन्न प्रकार से। तो जहां भी ऐसी बातें आती हैं तो सबसे पहले तो मुझे लगता है कि हालांकि सूचना आयोग ही ध्यान नहीं दे रहा है इस चीज पर, तो अभी कोर्ट की क्या बात करें। ये तो सूचना आयोग की जिम्मेदारी है कि वो सेक्शन 4 का पालना करवाए, लेकिन सेक्शन 4 की कहीं पालना नहीं हो रही है। कोई सूचना आयुक्त इसमें नहीं लिख रहे हैं, देश के कोई भी सूचना आयुक्त। अभी सिर्फ मध्य प्रदेश में हुआ था जो 4(1)(b) के 17 पॉइंट्स मैनुअल को लेकर के हुआ था, उन्होंने इस तरह से किया था। मुझे लगता है विशाल जी ने भी कोई पीआईएल वगैरह लगाए थे उसको वो करने के लिए, क्योंकि वो इम्प्लीमेंट तो हो नहीं रहा है। उन्होंने आदेश दे दिया, 2 4 6 जिलों में हो गया उस समय जब आदमी ने प्रयास किया, वो अपडेट भी नहीं हो रहा है। तो यदि सेक्शन 4 की पालना हो जाती है, सही तरीके से इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में आ जाती है, तो हमें लगता है कि मिसयूज का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये तो सरकार है जो चीजों को, यदि वो कह रही है कि मिसयूज हो रहा है, क्योंकि इसमें सीधे गड़बड़ी करने वाले लोग दायरे में आ रहे हैं और इनकी जानकारियां आम पब्लिक पे जा रही है, पब्लिक डोमेन पे जाती है, तो ये दिक्कत इनको होती है। इसलिए इस कानून को लेकर के सभी की भौहें चढ़ी हुई हैं। सभी ये चाहते हैं कि भाई ये कानून जो है किसी भी तरह से ये डाउन पड़ जाए, लोग ये जानकारी मांगना बंद कर दें। आपने सही बोला है कि बहुत से और भी कानून है, डाउरी एक्ट है, SC ST एक्ट है, और प्रताड़नाओं के विभिन्न प्रकार के स्पेशल एक्ट बने हुए हैं। इनमें इनमें इनका भी तो मिसयूज होता है, और इनके मिसयूज तो हमें दिख रहा है। इनफैक्ट इसका RTI के तो मिसयूज अभी तक साबित ही नहीं हो पाया है, लेकिन इनके तो मिसयूज साबित हो गए हैं। साबित कैसे हुए हैं? कि सारे प्रकरण आप उठा लीजिए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के बहुत सारे फर्जी मामले साबित होते हैं। कोर्ट स्वयं ही कह रही है कि भाई इसके इतने सारे फर्जी मामले आ रहे हैं, इस एक्ट को बदलो। फिर सरकार कह रही है कि नहीं बदलेंगे नहीं, हमारा तो वोट बैंक का सवाल है भाई, हम तो इसको यथावत रखेंगे। कोई भी कानून है XY अपन बात नहीं कर रहे। तो यूज और मिसयूज तो हर जगह रहता है। तो ऐसे कानून है जिसमें मिसयूज हो रहा है, पर मिसयूज उसमें किसका हो रहा है?
किसका हो रहा है? उसका हो रहा है। पब्लिक टू पब्लिक जो है उसका उसका हो रहा है, मतलब एक आदमी दूसरे पे कर रहा है, तो उससे कोर्ट कोर्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे विभाग को कोई फर्क नहीं पड़ता। पर फर्क उनको किससे पड़ता है? आरटीआई कानून से फर्क पड़ता है। सरकार को फर्क पड़ता है, विभागों को फर्क पड़ता है, कोर्ट को फर्क पड़ता है, क्योंकि उनकी जो गड़बड़ियां हैं आरटीआई से आप जानकारी निकाल करके बाहर रख देंगे, और जब बाहर रख देंगे तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी, उनमें शिकायतें होगी, जांच होगी, कार्यवाही हो जाएगी। इसलिए ये मिसयूज का मुझे लगता है कि ये प्रोपोगंडा तैयार करके सरकार कोर्ट और ये सब मिल करके ये मिसयूज 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 बोल करके इसका प्रोपोगंडा तैयार करके पूरी तरह से आरटीआई कानून को ये खत्म कर देना चाहते हैं, कि इतना ज्यादा प्रेशर बना दो तमाम से, इतना ज्यादा इसको वो हाइप कर दो कि मतलब इसको कानून में ऐसे हम ला दें, मतलब प्रावधान ला दें कि आरटीआई लगाने वाले को ही ये अंदर पहले कर दें, जानकारी तो ये बाद में मिले। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। बिल्कुल सही आपने कहा ये बात यहाँ पर। दूसरा सर उन्होंने बोला कि इसकी जानकारी का कारण बता दो, मतलब क्यों चाहिए आपको। कल तो सर हम राशन की लाइन में लगाएंगे आपको, हम लोग और बाकी लोग भी लगते हैं, तो वो पूछेगा ना अधिकारी, भैया आपको राशन क्यों चाहिए, तो सही बात इसका भी ये कारण होगा ना, राशन क्यों चाहिए आपको। हमारी सड़क में सर गड्ढे हैं, हम किसी कंप्लेन करते हैं तो सामने वाला अधिकारी पूछेगा ना आपको गड्ढा क्यों भरवाना है भैया, इसका कारण बताओ रिटर्न में हमें। तो हर चीज का ही हाँ, हर कारण चीज पूछ का लो ना कारण आपको। बताओ। हाँ, हाँ कारण शिवानंद कारण पूछ लेंगे, सही कह रहे हैं आप, भले ही सर, वो हाँ सर, अभी शैलेश सर भी है इसलिए मैं पॉइंट कर रहा हूँ सर, इसके लिए हम आगे क्या कर सकते हैं, मतलब अब पत्राचार हम क्या कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के साथ, इससे हम बहुत आहत हुए हैं और इससे हमें अपने अपनी चिंता हो रही है। सर शैलेश सर, इस विषय पे अगर कोई आपका हो कि हम क्या कोई पत्राचार कर सकते हैं क्या इस विषय को, इस यूट्यूब क्लिपिंग को लेके? देखिए, सुप्रीम कोर्ट को लिखेंगे तो कोई जवाब नहीं मिलेगा, कोई शायद पढ़ता भी नहीं होगा, मगर अखबारों में मैगजीन्स में इसकी चर्चा हो, छोटा बड़ा लेख लिखा जाए तो शायद इसका फर्क पड़ेगा। बट ये बहुत बड़ा ट्रेंड है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स का, कि ये कोर्ट में ऑलमोस्ट ऐसा मान लिया है कि आरटीआई बेकार चीज है। बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ, ये सीरीज ऑफ जजमेंट्स मैंने एनालाइज किए हैं सुप्रीम कोर्ट के। तो ये तो हमें हवा बनानी पड़ेगी जिससे कि इस चीज को नेशनल एजेंडा पे आए। ये बड़ी लंबी रेस है, शॉर्ट टर्म में मुश्किल है इसका कोई कुछ होना। कुलदीप इस जी आपका चर्चा इंटरेक्ट करें। कर रहा है, वो बाहर इंटरेक्ट कर रहा है, उसके साथ उसको निकाल लीजिए, उसकी तरह से नॉइज आ रहा है, हमने आपको म्यूट और कर दिया दूसरा इसलिए। हाँ एक मिसयूज के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। हम बहुत टाइम से कह रहे हैं कि आरटीआई एप्लीकेशंस और रिस्पॉन्सेज वेब पे डालिए, पीआईओ के नाम और एप्लीकेंट के नाम और सब्जेक्ट से सर्चेबल तरह से। अगर वो हो तो कोई मिसयूज की बात ही नहीं कर सकता है। जो लोग कहते हैं ब्लैकमेलिंग होती है, ब्लैकमेलिंग तो कोई कर ही नहीं सकता है, मगर वो कर नहीं रहे हैं, उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। नहीं, वो तो सर जी स्पष्ट हो जी। गया ना कि सरकार अपने दायित्व को नहीं पूरा करना चाह रही है। वो तो सिर्फ चूंकि पता चल गया ना सबको, 2G से जैसे ही आरटीआई आया, आरटीआई एक्ट आया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाले और दुनिया भर के घोटाले, कॉमनवेल्थ, ये सारी चीजें आने के बाद जब बड़े बड़े स्तर पर कार्यवाहियां हुई तो सरकार को ये पता चल गया कि भाई ये तो हमारे हाथ से जिन्न निकल गया है बोतल से, इसको तो किसी तरह से अंदर करना पड़ेगा। सही तो बात। उसको अंदर तो आप कर नहीं सकते, आरटीआई कानून बन गया तो उसको खत्म तो पूरी तरह से कर नहीं सकते, वापस नहीं ले सकते, तमाम आंदोलन हो जाएगा, किरकिरी हो जाएगी इनकी। तो अब उसको धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार से उसको ठंडा कर रहे हैं, कि मतलब हम विभिन्न प्रकार के आरोप लगा करके, मिसयूज की बात करके, संशोधन करके, डीपीडीपी बिल ला करके, निजता की बात बता करके, सिक्रेसी की, प्राइवेसी की, और इस तरह से इसको हम पूरी तरह से शांत कर दें। तो जब ये बचा ही नहीं गया, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्ट और ये आपके सब हैं पूरी तरह से, कि मतलब जिसे कहते हैं कि बिना दांत और नाखून के शेर की तरह, तो वैसे ये भी होने वाला है आने वाले समय में। जितने संशोधन इसमें हो गए हैं, बहुत भयावह संशोधन हो गए। विशाल जी, आप इस विषय पर कुछ जोड़ना चाहेंगे? नहीं, बस अभी जो वक्ताओं ने जो चीजें बताई हैं, मैं उनसे सभी से सहमत हूँ, और किसी को कारण बताने की अनिवार्यता नहीं है। साथ ही ऐसा माहौल बनाना होगा कि ये जो मिसयूज का प्रोपोगंडा बनाया जा रहा है, ये मिसयूज का शब्द ही वहां से आया है कि कोई करप्ट ऑफिसर अपनी कोई फाइल डिस्क्लोज नहीं करना चाहता है, तो सामने वाले के सवाल को और सामने वाले के प्रयासों को मिसयूज करार देता है। और जब इस पे न्यायालयों का थप्पा लगता है तो इससे कानून आहत होता है, कानून की पवित्रता आहत होती है और उसका उद्देश्य आहत होता है। तो हमें इसका जन जागरण अभियान चलाना होगा,
हमें इसका ये बताना पड़ेगा कि हर कानून में अपवाद होते हैं, उसकी मिसयूजेस हमेशा होते हैं, लेकिन इसका ये तात्पर्य नहीं होता कि कानून को शट डाउन कर दिया जाए। उसके मिसयूजेस को प्रिवेंट करने का काम है, और वो भी जब मटेरियल फैक्ट्स आपके सामने हो। अभी तो कोई मटेरियल ही आपके सामने नहीं है कोई कि मटेरियल फैक्ट्स नहीं, मिसयूज हो रहा है, आरटीआई में इसका कोई नहीं हो मटेरियल रहा है। फैक्ट्स नहीं, और सिर्फ आपको, आरोप है। और जहां तक आपका इस कानून का मूल उद्देश्य सरकारों को जवाबदेह बनाना है, पारदर्शी बनाना है। हमारा टैक्स आपने कहाँ खर्च किया, हमारी स्कीमों को सही जगह अप्लाई किया नहीं किया, हमारी चीजें जो आपने बनाई वो कागजों में जो दिखा रहे हैं मौके पे है कि नहीं, सिर्फ इतने से बात के लिए ये कानून है, इसके अलावा इस कानून में कुछ है नहीं। तो जो चीज, और आखिरकार आप सेशन, जब भी विधानसभा के सेशन होते हैं तो आप, सरकार ये सब एक जाई जानकारी टेबल करती ही है, वो पब्लिक करती ही है। इतना फंड खर्च हुआ, इस स्कीम में हुआ, इस व्यक्ति को दिया, ये लाभार्थी थे, ये मौके पे काम हुआ, सब कुछ। तो मेरे हिसाब से इनको बहुत से बहुत चीजों को पब्लिक डोमेन पे डालने के लिए हमको मेहनत करनी चाहिए। मैं इस मामले में 4 बार हाईकोर्ट गया। पहली बार मैं ये कहते हुए गया कि मध्य प्रदेश में ऑनलाइन आरटीए की फैसिलिटी नहीं है। तो ये एक वो एमपी ऑनलाइन को इन्होंने ठेका दे दिया, वो 10 रुपए की फीस को 22 रुपए करके लेता है, और वो उन्होंने ऑनलाइन चालू कर दिया। कोर्ट में ये कहने लगे कि हमने ऑनलाइन पोर्टल बना दिया। फिर मैं ये कहते हुए कोर्ट गया कि साहब, मैंने पूरे 1,000 करीब वेबसाइट्स खंगाली मध्य प्रदेश राज्य के विभिन्न लोक सूचना अधिकारियों की। उनमें इतने इतने में मैनुअल नहीं है, जिनमें मैनुअल है तो प्रॉपर नहीं है, और जिनमें प्रॉपर है तो अपडेट नहीं है। तो ऐसे करके मैंने कोर्ट को प्रतिशत में बताया। तो जैसे तैसे कोर्ट की फटकार के बाद इन्होंने फिर एक अभियान चला करके थोड़ा बहुत अपडेट किए, उसकी भी खाना पूर्ति करके अब वो मामला फिर लंबित पड़ा हुआ है। फिर मैं दोबारा कोर्ट गया कि अब इन ये लोग सेकंड अपील पेंडिंग है, इतने सारी बड़ी संख्या में, ये लोग सूचना आयोग नहीं बना रहे हैं, सूचना आयोग में नियुक्तियां नहीं कर रहे हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई पद खाली होने के 3 महीने पहले उसकी प्रक्रिया शुरू कर दी जाए। तब माननीय न्यायालय की सख्ती के बाद अब जाके इन्होंने 4 नियुक्त किए हैं। अब मैं फिर एक आवेदन पेश कर रहा हूं माननीय उच्च न्यायालय में कि 16,000 अपीलें पेंडिंग हैं राज्य सूचना आयोग में, 4 सूचना आयुक्त नियुक्त किए हैं। पिछले 4-5 साल का इनका आंकड़ा बताता है कि एक सूचना आयुक्त एक वर्ष में अधिकतम 1,000 मामले निराकृत कर सकते हैं। इन परिस्थितियों में देखा जाए तो इस वर्तमान पेंडेंसी को निपटाने में ही के पहले ये रिटायर हो जाएंगे जो अभी सूचना आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो कुल मिलाकर के ये कानून को हरास करने का काम कर रही है शासन, और अपने आप अपनी जवाबदेही से बचने के हर संभव प्रयास कर रही है। तो हमें इसको न्यायपालिका के माध्यम से सामने लाना चाहिए। हमें, आप जो ये काम कर रहे हैं लोगों में जागरूकता फैलाने का, ये बहुत अच्छा प्रयास है इसका। हमें सामाजिक अंकेक्षणों पर ध्यान देना चाहिए, इसको बहुत सख्ती से लागू करना चाहिए। जहां तक इंस्पेक्शन की बात आई तो हर हर आम आदमी को इंस्पेक्शन करना चाहिए अपने कंसर्निंग स्थानीय निकायों का, अपने उसका, और आप इसको बहुत प्रमोट भी करते हैं, मैं देखता रहता हूँ। तो मेरे हिसाब से जो शैलेश सर ने सुझाव दिया कि इस पे बड़ी संख्या पे अखबारों में, आर्टिकल में और जागरूकता के माध्यम से, सेमिनार के माध्यम से ही हम ये इस चीजों को और ठीक कर सकते हैं। और बाकी जो न्यायपालिका से संभव है वो हम लोग कर ही रहे हैं, और हमेशा ऐसे प्रयास हम करते रहेंगे। अच्छा, इनके साथ जी में थोड़ी विशाल सी जी। बात करना हाँ चाहूंगा। हाँ जी। हम देश को लोकशाही कहते हैं। लोकशाही का मतलब है लोगों की शहंशाही, रूल ऑफ द पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल। आज की तारीख में अगर एवरेज सिटीजन जाता है किसी सरकारी दफ्तर में, तो बाहर आता है गुस्से के साथ, ह्यूमिलिएट होके, फ्रस्ट्रेशन के साथ। उसको मालिक की तो रिस्पेक्ट नहीं मिलती है, ऑर्डिनरी आदमी की भी रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। मेरे हिसाब से सूचना का अधिकार वो कानून है कि अगर बराबर से इस्तेमाल हो, तो ये सिटीजन एम्पावरमेंट है कि सब जनता को मान सम्मान से सरकार ट्रीट करेगी। ये सबसे महत्व का मुद्दा है जो खत्म किया जा रहा है। और ये मैंने दूसरा भी देखा है, आई डोंट नो यहाँ पे कितने लोगों को लागू होगा। सबको पारदर्शिता दूसरे में चाहिए, खुद में कहे तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय भी अगर आप 2005 के पहले देख लें और 2005 के बाद में देखें, तो लगता है कि ये दो अलग अलग प्लानिट से निर्णय दिए गए हैं। और थोड़ा खेद और दुख होता है, ये आरटीआई एप्लीकेशन जब मैं वेबसाइट पे लगाने की बात करता हूँ, कई आरटीआई एप्लीकेंट्स ने कहा है कि हमारी आरटीआई नहीं लगनी चाहिए वेबसाइट पे। बोले क्यों? बोले नहीं, हमारे को क्यों पारदर्शी होना चाहिए? अरे आप जब सरकार के साथ डील करते हो, सरकार की सब इंफॉर्मेशन मांगते हो, तो आपकी भी, अगर आपने आरटीआई गलत तरह से लगा रहे तो वो भी आपको उजागर करेगा ना। तो ये सिटीजन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा टूल है। सचमुच लोकशाही तक कन्वर्ट करने का ये अपना मौका है। अगर इसको हमने जाने दिया तो फिर शायद वापस दोहराना मुश्किल होगा।
जिसमें करके क्या साकेत घोसले क्या नाम था उनका, उन्हीं की पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये नाम है या फिर उसका अब ऐसे नाम हटाए जाए, वो भी प्राइवेसी आते हैं तो आपकी आवाज कट रही है, तो सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। अपन अब इसमें नित्यानंद जी भी जुड़ चुके हैं, तो नित्यानंद जी को यहाँ पर हम इनवाइट करेंगे कि वो अपने विचार रखें। विशाल जी जुड़े रहिएगा कार्यक्रम में। नित्यानंद जी सुन पा रहे हैं? नमस्कार, आप सभी का नमस्कार। काफी दिनों बाद